नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देवप्रयाग के कीर्तिनगर में एक नाबालिग लड़की के गायब होने की सूचना पर कीर्तिनगर के लोगों ने जमकर हंगामा किया। गुस्साए लोगों ने पहले तो कीर्तिनगर कोतवाली का घेराव किया और फिर बाजार में विशेष समुदाय के लोगों की दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामले को किसी तरीके से शांत कराया। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन पहले ही थाने में दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया था, जिसके बाद अब लड़की के गायब होने के बाद लोगों में गुस्सा है। फिलहाल नाबालिग लड़की खोजबीन के लिए पुलिस की टीमें गठित की गई हैं। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है। आपको बताया अभी इसमें हमने सभी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए जा रहे हैं, देख रहे हैं, और भी अन्य लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और अन्य भी जितने भी साक्ष्य संभावित हो सकते हैं वो साइंटिफिक तरीके से हम साक्ष्यों को कलेक्ट कर दिया जाएगा और ये विवेचना पूरी होने पर ही जो ये बताया जा सकता है इसमें क्या कार्रवाई की जा सकती है और विवेचना के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाए। हरिद्वार जीआरपी ने रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर रखने वाले एक आरोपी को पकड़ा है। घटना मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास की है। हरिद्वार जीआरपी को मुरादाबाद रेलवे मंडल के कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि मोतीचूर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर डेटोनेटर पड़ा हुआ है। जीआरपी ने मौके पर पहुंचकर डेटोनेटर बरामद किया और सीसीटीवी के जरिए यूपी के रामपुर के रहने वाले अशोक को संदिग्ध हालत में रेलवे ट्रैक पर टहलते हुए पकड़ा। आरोपी अशोक के पास से पुलिस को कई डेटोनेटर बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। की गई जो सीसीटीवी चेक किए गए तो एक संदिग्ध व्यक्ति प्रकाश में आया है, जिसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है और इस प्रकरण में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 288 BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, ये रेलवे विभाग की इस पर मोहर लगी हुई है और इसके द्वारा ये बताया गया था कि इसको कहीं पर ये पड़ा हुआ मिला है, जिसको कि इसके द्वारा ट्रैक पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त जो बाकी चीज़ें हम लोग इस पर पता कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड वेरीफाई कर रहे हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई शुरुआत हो रही है। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। एम्स ऋषिकेश के सहयोग से चलने वाले इस हेली एम्बुलेंस सेवा से जहां एक और गंभीर बीमारियों के मरीजों को जल्द ही इलाज मिल पाएगा, तो वहीं आपदा और सड़क दुर्घटना के दौरान घायलों को फौरन अस्पताल भी पहुंचाया जा सकेगा। और इमरजेंसी के समय में लोगों के जीवन को बचाने में उनको सरलता से उपचार प्राप्त हो, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये सेवा बिल्कुल संजीवनी सेवा की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको तत्काल जैसी जरूरत होगी वैसे ही सेवा प्राप्त होगी। राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दिया है। धामी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा किया है। महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। दिवाली से ठीक पहले इसे कर्मचारियों के लिए दिवाली गिफ्ट माना जा रहा है। केदारनाथ दौरे से लौटे कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि लोकल मुद्दे बड़े हावी हैं, तो दिवंगत शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या को टिकट नहीं देने से भी नाराजगी है, जिसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है। और नामांकन के बाद अगस्त महीने में एक जनसभा थी और जब हमने लोगों से संवाद स्थापित किया तो लोगों में एक आक्रोश था। चारधाम यात्रा को लेकर के आक्रोश था, केदारनाथ को दिल्ली में स्थापित करने की बात थी, उसको लेकर आक्रोश था, सोने का प्रकरण था, उसको लेकर के आक्रोश था, और इश्यूज बहुत हैं हमारे पास। तो मुझे लगता है कि जिस तर्ज पर हमने बद्रीनाथ जीता उसी तर्ज पर जो है केदारनाथ भी जीतेंगे। केदारनाथ चुनाव जीतने का भले ही कांग्रेस दावा कर रही हो, लेकिन केदारनाथ और गढ़वाल में कांग्रेस की राहें कठिन हैं। एक तो विधायक कम, ऊपर से हिंदू मुस्लिम का माहौल कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। एक रिपोर्ट के जरिए सारी समीकरण आपको समझाते हैं। – 2017 में गढ़वाल लोकसभा की एकमात्र सीट थी केदारनाथ, जहां से कांग्रेस विधायक जीते, और 2022 में ये बद्रीनाथ के साथ हुआ। वहीं हरिद्वार को छोड़ बाकी गढ़वाल की बात करें तो 30 विधानसभा में से कांग्रेस के सिर्फ 3 विधायक हैं, जबकि कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में 20 में से 6 विधायक हैं। मतलब ये कि कुमाऊं के मुकाबले गढ़वाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल पोजीशनिंग
कमजोर है। तो हल्द्वानी नैनीताल शहर छोड़ दिया जाए तो हिंदू मुस्लिम का माहौल भी गढ़वाल में गर्म है। ऐसे में पहले केदारनाथ और फिर 2027 के लिए क्या कांग्रेस अपनी पोजीशन बेहतर कर पाएगी? पौड़ी गढ़वाल सीट से कांग्रेस को उम्मीदवार रहे सीनियर नेता गणेश गोदियाल ऐसा नहीं मानते। पांचों सीटों में जिस सीट से सबसे कम अंतर से चुनाव हारे हों, उस सीट पर एक विधानसभा क्षेत्र या उस इलाके के लिए ये कहना कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ। और जो भारतीय जनता पार्टी एक बवंडर बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश, आपका मत हो सकता है कि वो इस तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कोशिश उनकी सफल नहीं हुई। कांग्रेस को सत्ता में वापसी करनी है तो गढ़वाल से ज्यादा विधायकों का जीत कराना जरूरी होगा। वहीं 2027 से पहले जहां एक तरफ केदारनाथ है तो दूसरी तरफ उत्तरकाशी में मस्जिद और चमोली में मुस्लिम समुदाय का विरोध है। बीजेपी दोनों बातों के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानती है। बीजेपी की माने अगर घर घर बात पहुंचाने में कामयाब रहे तो 2027 में गढ़वाल कुमाऊं से सफाया होगा। डिजास्ट्रस है उनकी पॉलिसी डिजास्ट्रस है। और मैं तो कहूंगा यदि हम अपनी बात को घर घर तक समझाने में और पहुंचाने में सफल हुए तो 27 में कांग्रेस को यहां खाता खोलने के लाले पड़ जाने चाहिए। देहरादून हरिद्वार की सीटों को छोड़ दिया जाए तो गढ़वाल की विधानसभा सीटों में मुस्लिम वोट न के बराबर है, लेकिन बदले माहौल में हिंदू मुस्लिम फैक्टर कितना असर करता है और कांग्रेस के लिए 2027 में चुनौतियां कितनी बड़ी होंगी, गढ़वाल में इसकी एक झलक केदारनाथ में दिख सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत और हरीश रावत एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन केदारनाथ में कांग्रेसी उम्मीदवार के नॉमिनेशन में सोमवार को अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां हरक सिंह रावत ने हरीश रावत को यह कहते हुए माला पहनाई कि 36 का आंकड़ा अब उल्टा हो चुका है, अब ये 63 यानी कि 63 हो चुका है। इसके बाद दोनों नेता गले लग गए। न्यूज़ 18 से बातचीत में जहां हरीश रावत आज भी बार बार हरक सिंह रावत को 2016 में सरकार गिराने का दोषी मानते हैं, तो वहीं हरक सिंह रावत अपनी लीग पर चलने की बात करते हैं। अब देखना होगा कि केदारनाथ में हरीश रावत को माला पहनाने का कितना फायदा हरक सिंह रावत को मिलता है। अच्छा चलो। साल 2023 में दीपावली की सुबह हुई तो सिलक्यारा टनल हादसे को 12 नवंबर को 1 साल पूरे हो जाएंगे। साल भर बाद भी टनल के अंदर से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। इस हादसे ने चारधाम रोड परियोजना के इस महत्वपूर्ण हिस्से में टनल के निर्माण के काम को भी 2 साल पीछे धकेल दिया। देखिए न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बारह नवंबर 2023 को लोग दीपावली के जश्न की तैयारी कर रहे थे, तभी आंख खुलते ही उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल से बुरी खबर आई। सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल का 54 मीटर हिस्सा भरभरा कर गिर गया था, जिसमें टनल के दूसरे हिस्से में काम कर रहे 41 मजदूर फंस गए थे। मौके पर रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर रक्षा तत्कालीन केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया। देश दुनिया की अत्याधुनिक मशीनें और एक्सपर्ट सिलक्यारा भेजे गए। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक घटना की पल पल की अपडेट लेते रहे और आखिरकार हादसे के 17वें दिन सुरंग में फंसे सभी 41 मजदूर सुरक्षित रेस्क्यू कर लिए गए। सर, आप 12 नवंबर 2023 को अगर याद करने की कोशिश करेंगे, कितने टफ थे वो दिन, कितने चैलेंजिंग थे? नहीं, 12 नवंबर को उस दिन दीपावली का पर्व था जी। और अचानक ये समाचार आया कि हमारे 41 श्रमिक भाई टनल के अंदर फंस गए। तो बहुत बड़ी चिंता थी उस दिन। 17 दिनों तक जो लगातार रेस्क्यू अभियान चला वो अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण था। बहुत बार लगता था कि आज ही ये रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, आज ही हम सबको बाहर निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद स्थिति और खराब हो जाती थी। और बहुत बार ये हुआ कि तमाम प्रयास करने के बाद भी जो है रास्ता नहीं सूझता था, लेकिन सबकी मेहनत से, हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
उन्होंने हमको सारी टेक्नोलॉजी, सारे विशेषज्ञ देश दुनिया के सारे उपलब्ध करवाए, जितनी मशीनें चाहिए थी वो मशीनें आई और अंततः 29 नवंबर को वो शुभ दिन आया और सभी हमारे श्रमिक भाई बाहर निकले, एक नई जिंदगी उनको मिली सबको। यह हादसा चारधाम रोड परियोजना के लिए सबसे बड़ा झटका था। सिलक्यारा की जो टनल मार्च 2024 में बनकर तैयार हो जानी थी, वो टनल अब जनवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। टनल के टूट गए हिस्से से अभी भी पूरी तरह से मलबा नहीं हटाया जा सका है। माना जा रहा है कि अभी इसमें दिसंबर तक का वक्त लगेगा। इस हिस्से से मलबा हटाना और फिर उसकी रिपेयरिंग करना आज भी चुनौती बना हुआ है। इसके लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी लॉम्बार्डी की सेवाएं ली जा रही है। कार्य चल रहा है, वो अपडेट ये है कि तेजी से अंदर कार्य चल रहा है और बाहर पे आप देख सकते हो कि जो भोगनाग देवता का मंदिर है उसको भी बनाया जा रहा है, क्योंकि आस्था भी इस टनल से जुड़ी हुई है। तो लगातार आस्था को भी ध्यान में रख के जो ये काम है, कार्य किया जा रहा है। और लगातार जो अपडेट है कि जो सिलक्यारा टनल है जहाँ पे टूट हुई थी वहाँ पे पूरी तरह से प्लानिंग पे रख के कार्य किया जा रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि जो ये साल है, इस साल जो टनल है पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगी और जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी यह टनल है और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ये बने और 2 घाटी की जो दूरी कम होगी। चारधाम यात्रा में भी अहम भूमिका ये टनल निभाएगी। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक था। हालांकि 4.5 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा की 2 लेन मोटर टनल में अब सिर्फ 200 मीटर हिस्से में ही टनल खोदना बाकी रह गया है। टनल का काम कर रही कंपनी के मुताबिक मार्च 2025 तक इसे ब्रेक थ्रू कर लिया जाएगा, लेकिन ट्रैफिक शुरू होने के लिए जनवरी 2026 का इंतजार करना होगा। सिलक्यारा से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन किए। जस्टिस चंद्रचूड़ अगले महीने रिटायर होने जा रहे हैं। धामों में दर्शन के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने मंदिर के स्टाफ और अधिकारियों के साथ फोटोज भी खिंचवाई हैं, जिसे इस वक्त हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, जब उन्होंने बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए, वहां पर पुजारियों के साथ, मंदिर स्टाफ के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई। बाबा केदार के दर्शन के बाद भी उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ के साथ फोटो खिंचवाई है। आज धनतेरस है। इस अवसर पर देहरादून में बीजेपी दफ्तर में लक्ष्मी पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पार्टी के प्रदेश महामंत्री समेत अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर सीएम ने सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं दी और इसके बाद आतिशबाजी की गई। की आराधना हो रही है और साथ में आज भगवान धन्वंतरी जी का भी जन्म दिवस है। भगवान धन्वंतरी जी की भी हम सब पर कृपा हो, सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हर प्रकार से निरोगी काया हो, क्योंकि यहाँ धनतेरस पर हम माँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, धन की संचय की और धन की समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं भगवान धन्वंतरी से कामना करते हैं कि भगवान हम पर आशीर्वाद बनाएं और सभी को स्वस्थ रखें, क्योंकि सबसे बड़ा धन निरोगी काया भी है। इसलिए मैं आप सबको भी शुभकामना देता हूं। आप सबके माध्यम से सबको शुभकामनाएं। सभी समृद्धशाली हों, समृद्ध हों, वैभव प्राप्त करें और स्वस्थ रहें। धनतेरस पर राजधानी देहरादून के बाजारों में खासी रौनक देखने को मिल रही है। लोग नए बर्तन, आभूषण और सजावटी वस्तुएं खरीद रहे हैं। बाजारों में चमकते सोने और चांदी के आभूषण, रंग बिरंगे बर्तनों और पूजा सामग्रियों की भरपूर दुकानें देखने को मिल रही हैं। धनतेरस पर जहां दुकानदार विशेष छूट और ऑफर दे रहे हैं, जिससे खरीदारों की संख्या बढ़ जाती है, तो साथ ही साथ इस मौके पर लोगों ने नई गाड़ियां भी जमकर खरीदी हैं। साल थोड़ा महंगाई बढ़ी है, बशर्ते पिछले साल से इस साल में रश भी बहुत अच्छा है। महंगाई काउंट नहीं करता है, बट लोगों की उत्साह इस साल बहुत अच्छा देख रहा हूं मैं। खरीदारी करने की भी है, लोग मार्केट में बहुत सारे भीड़ हो गए हैं आजकल। अच्छा भी लग रहा है माहौल देख करके। सेल बहुत बढ़िया है, अपेक्षा से बेटर है और मुझे ये नहीं लगा कि इतनी ज्यादा गाड़ियां जाएंगी जितनी आज जा रही है। और ज्यादातर जो गाड़ियां जा रही हैं वो ज्यादा महंगी वाली गाड़ियां जा रही हैं, टॉप मॉडल जा रही हैं।
कुमाऊं के सबसे बड़े बाजार हल्द्वानी में धनतेरस को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। यहां ग्राहक बड़ी संख्या में बर्तनों की खरीदारी कर रहे हैं। धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी को शुभ माना जाता है और इसलिए लोग बर्तन बाजार में अपने पसंद के बर्तन खरीद रहे हैं। ग्राहक भी बाजार में नए जमाने के बर्तन देखकर खुश हैं। भीड़ देख के तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सभी धनतेरस पे बर्तनों का सोना चांदी खरीदने आते हैं। हमने ये अंकल की दुकान से अभी कटोरी, थाली, ग्लास वगैरह लिए हैं। अभी कुछ और भी देखेंगे मार्केट में। हम लोग क्या कहते हैं धनतेरस में यहाँ बच्चों के साथ आए हैं, भाभीन के साथ, तो हम बर्तनों की शॉपिंग करने आए हैं। जैसे ये गिलास, थालियाँ, इस टाइप का सामान लेने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है अभी मार्केट में। धनतेरस पर अल्मोड़ा के बाजारों में भी जमकर खरीदारी हो रही है। सबसे ज्यादा डिमांड तांबे के बर्तनों की है, जिन्हें कारीगर कई महीनों की मेहनत से अल्मोड़ा में ही बनाते हैं। इसके साथ ही दूसरे बर्तनों की भी खूब डिमांड है, जिससे व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। आज धनतेरस है और तांबे के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। और तांबे के बर्तन इसलिए खरीदते हैं कि घर में लक्ष्मी आएगी करके। आज धनतेरस है तो हम काफी और पीतल के बर्तन खरीदने आए हैं क्योंकि ये शुभ माने जाते हैं। आज धनतेरस है और आज के दिन विशेषकर बर्तनों की बिक्री ज़्यादा होती है और धनतेरस में घर में अपना पूजा के सामान और तांबे के सामान की विशेष इस समय बिक्री की जाती है। नैनीताल के बाजारों में धनतेरस पर इस बार थोड़ी कम रौनक देखने को मिल रही है। बाजार में खरीदारों की कमी से व्यापारी परेशान हैं। लोग बर्तनों के साथ दूसरे जरूरी सामान खरीद रहे हैं। सोने और चांदी की भी खरीदारी हो रही है। धनतेरस के दिन खरीदारी को बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इस दिन जो भी चीज हम खरीदते हैं तो उसको अपने घर में ले जाते तो हमारे घर में समृद्धि आती है। धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है और नैनीताल के बाजारों में रौनक बनी हुई है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से बाजार सजे हुए हैं और पूरी तरीके से बाजार सजे हुए हैं। अलग अलग सामान यहाँ पर रखा गया है और इसके अलावा जो लोग हैं वो खरीदारी करने के लिए सुबह से लगातार आ रहे हैं। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले इस बार लोगों की भीड़ काफी कम है। कई कारण इसके माने जा रहे हैं। इस तरह से जो पहाड़ी ऐपण है या तमाम चीजें हैं इनकी खरीदारी हो रही है। माँ लक्ष्मी की पूजा पर इस तरह से बाजार सजे हुए हैं, रौनक बनी हुई है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत कम है तो कहीं ना कहीं व्यापारियों को नुकसान हो सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18 नैनीताल। और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। उत्तराखंड में दिवाली की छुट्टी का नया आदेश जारी हो गया है। अब उत्तराखंड में 31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी होगी। पहले 1 नवंबर को छुट्टी तय थी, लेकिन अब नए आदेश के बाद 31 अक्टूबर को उत्तराखंड में दिवाली की छुट्टी घोषित की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बार लोगों में संशय था कि दिवाली 1 तारीख को है या फिर 31 तारीख को है, और इसी क्रम में पहले उत्तराखंड सरकार का जो आदेश था उसमें दिवाली 1 नवंबर को थी, लेकिन अब नए आदेश के मुताबिक 31 अक्टूबर को दिवाली की छुट्टी घोषित की गई है। और चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। हरिद्वार पुलिस के सिपाही त्रिपन सिंह नेगी की गंगा में डूबकर मौत हो गई। सिपाही भूपतवाला क्षेत्र में गंगा में नहाने के लिए गए थे। टेरी की केएमटी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 570 ग्राम चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव की मांग पर विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार को जल्द ही छात्र संघ चुनाव कराने चाहिए। छात्र राजनीति से ही कई नेता निकल कर आए हैं। लंबे समय के बाद पिथौरागढ़ डिपो को 2 नई बसें मिली हैं। इन बसों को डिपो लंबे रूट पर चलाने की तैयारी में है। हरिद्वार जीआरपी ने स्टेशन परिसर में खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिए। बीते 1 साल में 71 लोगों के मोबाइल फोन बरामद किए गए। पौड़ी में भारतीय वन्यजीव संस्थान के अधिकारियों ने वन विभाग के कर्मचारियों को फोरेंसिक जांच के तौर तरीके बताए। नैनीताल बैंक ने इस साल बेहतर काम किया। बैंक जल्द ही अपनी 12 नई शाखाएं भी खोलने की तैयारी में है और ग्राहकों के लिए कैंसर हेल्थ पॉलिसी भी शुरू करेगा। टिहरी में सरदार पटेल की जयंती पर डीएम ने अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। इस मौके पर एक दौड़ का आयोजन किया गया। हल्द्वानी में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के जवानों के साथ खेल से जुड़े हुए बच्चों ने मैराथन रेस में हिस्सा लिया।
उत्तरकाशी में भी रन फॉर यूनिटी क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। डीएम ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। खबर उत्तरकाशी से, जहां पर मस्जिद को लेकर पिछले दिनों भारी बवाल हुआ था। वहीं बीजेपी के विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि चारधाम यात्रा रूट पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। सुरेश चौहान ने कहा कि यहां लोग श्रद्धा भाव से आते हैं, ऐसे में यहां मस्जिद नहीं होनी चाहिए। देखो जो परसों लाठीचार्ज हुआ तो जहां हमारे भगवान के बाबा माँ गंगा, बाबा बद्रीनाथ, केदारनाथ, माँ यमुना, जहाँ जैसे पवित्र धाम है, जहाँ देश के तीर्थाटन पर्यटन बहुत श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं, तो ऐसी जगह पर मस्जिद होना मुझे लग रहा कि नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहें कि हल्द्वानी में एक पहाड़ पैदा हो गया है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यह हकीकत है। दरअसल नैनीताल जिले में कूड़ा फेंकने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, लिहाजा हल्द्वानी समेत लालकुआं, भीमताल, भवाली और नैनीताल जिला मुख्यालय का कूड़ा भी हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड में डंप किया जा रहा है। लेकिन कूड़े का कोई ट्रीटमेंट नहीं होने के कारण ट्रंचिंग ग्राउंड में अब कूड़े का पहाड़ बन गया है। यहाँ रोजाना 5 टन से ज्यादा कूड़ा डाला जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर से कूड़ा उठना तो शुरू हो गया है, लेकिन इस कूड़े का आखिर किया क्या जाए, यह सरकार और नगर निगमों के स्तर पर एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। विशेष बात यह है कि कूड़ा फेंकने के लिए ग्राउंड नहीं बचे हैं। नैनीताल, भवाली, भीमताल जैसे ऐसे शहर हैं जहां पर कूड़ा फेंकने के लिए जगह नहीं है, इसलिए हल्द्वानी जैसे शहर में इन शहरों से कूड़ा लाया जा रहा है। और ये गौला पार का इलाका है, गौला नदी से सटा हुआ इलाका है, मैदान का इलाका है। लेकिन आप देखिए कितना ऊंचा पहाड़ बन चुका है। ये तो फ्रंट का हिस्सा है, देखिए जेसीबी कहाँ चढ़ी हुई है। इस कूड़े को मैदान किया जा रहा है और इसका निस्तारण क्या हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़े सवाल पिछले कई सालों से बने हुए हैं, जिनका जवाब न तो नगर निगम के अधिकारी ढूंढ पा रहे हैं, न सरकार की कोई ऐसी एजेंसी ढूंढ पा रही है। ऐसे में अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर इन कूड़े के पहाड़ों का किया जाए तो क्या किया जाए। और आए दिन इन कूड़े के पहाड़ों में आग लगते रहती है, जिसके कारण जो जहरीली हवाएं हैं वो भी लोगों का जीना मुश्किल कर रही हैं। शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।